जी मित्र नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, कल हम लोग उपसर्ग पढ़े थे। जी हाँ, उपसर्ग उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में किसी शब्द के आगे लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जी हाँ, इससे पहले हम कुछ पंक्तियों को देखते हैं। जैसे मोटिवेशनल है, मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करें हमसे, हर हाल में जीने का हुनर आता है हमें। मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करें हमसे, हर हाल में जीने का हुनर आता है हमें। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफार्म पर। जी हाँ मित्रों, हम लोग उपसर्ग देखे थे। जैसे हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार हैं, उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, या इनकी संख्या कितनी होती है, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में पहुँचे थे। जैसे हाँ, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है। जी हाँ, हिंदी में उपसर्ग की संख्या सिर्फ 10 होती है। और उर्दू जो है, उर्दू में उपसर्ग की संख्या 12 होती है। और संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। जी हाँ, आप तो बंदी के लिए देख भी सकते हैं, 10 हिंदी है, 12 उर्दू है, और 10 2 20 और 2 12, मतलब 22 उपसर्ग हो रहे हैं संस्कृत में, जो सभी भाषाओं की जननी है। उसमें 22 उपसर्ग हो रहे हैं। जी हाँ, एक बार पुनः मैं भी बताना चाहूँगा कि उपसर्ग एक शब्दांश है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। उपसर्ग एक शब्दांश है जिसका कोई अपना निश्चित अर्थ नहीं होता, जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है। जी हाँ, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग संख्या कितनी होती है और हम लोग देखेंगे। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। एक तत्सम है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग। जी हाँ, तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। और तीसरे नंबर पर है विदेशी। इसमें सभी आ जाएंगे। इसमें विदेशी में आगत है, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि जो शब्द हैं, उपसर्ग हैं, सभी इसमें आ जाएंगे। इस प्रकार कुल हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। एक तत्सम है, तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। दूसरा तद्भव है, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। जी हाँ, और अंतिम है, तीसरा है जो उसका है कि आगत है, या अंग्रेजी, उर्दू, फारसी सभी उपसर्ग इसी में आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उपसर्ग जो परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। उपसर्ग एक कन्फ्यूजन भी बना रहता है कि हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग कैसे बनते हैं। इन सब कन्फ्यूज को हम लोग आज दूर करते हुए अपने सेशन को आगे देखते हैं। हमने पिछली क्लास में पूछा भी था कि हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं। जी हाँ, हिंदी में कितने उपसर्ग हैं। उपसर्ग, इसका अर्थ हम लोग जान लिए थे, उपसर्ग। जी हाँ, इसको हम लोग जान लिए थे, उपसर्ग। हमें देखना है कि जैसे हमने पूछा था कि हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं। जी हाँ, पहले पृष्ठभूमि हम लोग देख लेते हैं। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, कितने उपसर्ग। आप लोग क्वेश्चन पूछ भी सकता है, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग होते हैं, जी हाँ, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं। जी हाँ, तो इनकी संख्या सिर्फ 10 है, 10 होते हैं। अगला है, जैसे पूछ लिया अगला कि उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं। तो लग गया, तो हम लोग उर्दू को भी देख लेते हैं कि उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, कितने उपसर्ग होते हैं। जी हाँ, हिंदी में 10 उपसर्ग होते हैं, उर्दू में तो इनकी संख्या सिर्फ 12 है। जी हाँ, इनकी संख्या 12 होती है। और एक बच रहा अंतिम, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। जी हाँ, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। जी हाँ, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं।
ये उपसर्ग की संख्या कितनी है, इस तरह भी पूछ सकता है, कितने उपसर्ग होते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ तुकबंदी के लिए याद या करने के लिए 12, 10, 22, तो यहाँ 22 हो जाएगा। 22 उपसर्ग होते हैं। जी हाँ, एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूँगा, पंक्तियों के हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, तो इनकी संख्या सिर्फ 10 है। उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, तो इनकी संख्या सिर्फ 12 है। और संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, तो इनकी संख्या 22 है। जी हाँ, आप लोग तुकबंदी के लिए देख भी सकते हैं कि 12 और 10, 22, इस प्रकार संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। इन दोनों को आप याद कर लीजिए। संस्कृत में 22 हो ही जा रहा है, 22 उपसर्ग होते हैं। और बच भी रहा है एक क्वेश्चन कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। जी हाँ, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अगला जैसे है, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। 3 प्रकार के, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने प्रकार के, कितने टाइप के उपसर्ग होते हैं। तो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। जी हाँ, मैंने बताया भी था इससे पहले, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 जैसे है, आप लोग जानते हैं, तत्सम है। तत्सम है या संस्कृत के उपसर्ग हैं, तत्सम या संस्कृत के। तत्सम का अर्थ होता है शुद्ध, संस्कृत शुद्ध भाषा से जो संस्कृत से विकार होके और हिंदी में आ गया या शुद्ध होके, उसे तद्भव कहते हैं। जी हाँ, उसे तद्भव कहते हैं। एक अंतिम और लास्ट एक है जो जैसे फारसी, अरबी या विदेशी उपसर्ग कहते हैं, उसमें अंग्रेजी सभी उपसर्ग इसी में आ जाएंगे। हम विद्वानों ने उपसर्ग को 3 कैटेगरी में बांटा है। जी हाँ, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, विद्वानों ने 3 प्रकार को बांटा है। तो वो कौन कौन से होते हैं हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक है, पहले संस्कृत शुरू करते हैं, तत्सम है। तत् धन सम अर्थात उसके समान, इसका अर्थ होगा उसके समान, अर्थात जो संस्कृत से सीधे आए, तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। जी हाँ, अगला बच रहा है एक तद्भव है। तद्भव या हिंदी, तद्भव जो अशुद्ध होता है, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। जी हाँ, तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग है, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। अंतिम और लास्ट है जो विदेशी उपसर्ग है, उसमें अगला है, इसमें सभी आ जाएंगे, विदेशी, फारसी, अंग्रेजी आदि उपसर्ग इसी में आएंगे। आदि उपसर्ग जितना बच रहे हैं जो इसमें आ जाएंगे। विद्वानों ने 3 कैटेगरी बांटा है कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। एक नंबर 1 तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, और नंबर 3 विदेशी, फारसी, अंग्रेजी या आगत उर्दू। आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, विदेशी, फारसी, आगे आप जोड़ भी सकते हैं उर्दू, आगत आदि करके समाप्त कर दीजिए। आदि उपसर्ग। जी हाँ, उपसर्ग। आप लोग देख लीजिए एक बार, या नोट डाउन करना नोट डाउन कर लीजिए। आगे इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। पहले हम लोग हिंदी के उपसर्ग देखते हैं। हिंदी में 10 उपसर्ग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो ऊपर हम लोग उपसर्ग लिखेंगे, दूसरे ओर एक शब्द लिखेंगे। जी हाँ, हिंदी हम लोग देखना है, संस्कृत को देखना नहीं है। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं। एक और हम लोग लिख लेते हैं उपसर्ग, एक और शब्द। जी हाँ, एक और उपसर्ग और एक और शब्द। यहाँ आप लोग देख लीजिए, उपसर्ग और यहाँ
शब्द। जी हाँ, उपसर्ग देख लीजिए इसे कैसे बनता है उपसर्ग। जैसे है आ उपसर्ग हम ले रहे हैं आ से कौन सा शब्द का निर्माण होगा, तो ऐसे अटल है, अलग है, यहाँ आप देख सकते हैं आ से अटल है, अलग भी कर सकते हैं, अटल है, अलग है। आगे अचेत है, अचेत देखिए आ है ना, आ उपसर्ग यहाँ से लिया गया है, अटल, अलग, अचेत। आगे भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। अगला हम लोग उपसर्ग देखते हैं कौन सा, जैसे अध है, अध है, अध। अगले उपसर्ग को देखते हैं अध है, अध, अध मन से होता है आधा, तो अधजल या अधजली कर भी सकते हैं, अधपका आप लोग जानते होंगे, अधजल, अध जल, अध पका। आगे अधजली भी कर सकते हैं, अधजली, जली, यहाँ स्पेस का है, आप लोग आगे भी शब्द बना सकते हैं। पहला उपसर्ग है अटल, अलग, अचेत। अगला है अध है, अध, अधजल, अधपका, अधजली। आगे भी आप लोग बढ़ा सकते हैं, स्पेस कम है। और आगे हम लोग देखते हैं अन है, जैसे अनजाना, अनकही, अन उपसर्ग है। हिंदी का हम लोग देख लेते हैं, अन उपसर्ग है। नंबर 1 अध है, सॉरी आ है, अध है, अन है। तो अन में जैसे अनजाना, अनकही, अनपढ़, तो इसमें आ जाएगा कौन सा शब्द बने, अनजाना, जिसे जाना ना जा सके उसे अनजाना। अनपढ़, जो पढ़ा ना हो, अनपढ़, अनपढ़ जो पढ़ा ना हो, या अनहोनी भी कर सकते हैं, अनहोनी, अनबन, अनजाना, जिसे जाना से अनपढ़ जो पढ़ा ना हो, अनहोनी, अनहोनी। आगे आप भी बढ़ा सकते हैं। अगले उपसर्ग को हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा है, तो वो है उन उपसर्ग। जैसे उन है, उन उपसर्ग, उन, 19, 29, 39, इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। 19, 19 है, इसमें उन उपसर्ग है। परिभाषा इसकी वही कह रही थी ना, उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। तो यहाँ उन है, यहाँ अन है, यहाँ अध है, यहाँ आ है, तो नए शब्द का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार आगे है 49 भी आप कर सकते हैं, 49, 49 उन उपसर्ग है। 19, 49 और 29 भी कर सकते हैं, 29 है। आगे हम लोग देखते हैं 29, 29, 29 उन कुल में है, उन आगे भी वैसे बढ़ा सकते हैं आप लोग कि कौन सा है। आगे है आओ और आओ, आओ अगला उपसर्ग है, आओ या कामा आओ, इसी में कर लीजिए, आओ और आओ। तो इससे कौन से शब्दों का निर्माण होगा, जैसे अटौना है, औ का अर्थ होता है हीन, जैसे अटौना, अवतार, जैसे अटौना, अटौना। अगला है अवतार, अवतार, अवसाद, अवसाद। आ इसमें औ हो गया, औ इसमें हो गया, औ स्वर्ग, औ इसमें भी औ स्वर्ग हो गया। इस प्रकार औ और औ, अटौना, अवतार और अवसाद। अगले उपसर्ग को हम लोग देख लेते हैं, जैसे
का या कु का अर्थ होता है बुरा, जैसे कहते हैं कुकर्म मतलब बुरा कर्म। का या कु, तो यहाँ कुकर्म मतलब बुरा कर्म। कुकर्म इसका शब्द अर्थ होगा कि बुरा कर्म। या कुपुत्र, कुपुत्र, कपूत, कुपुत्र, कुचाल, आगे भी बढ़ा सकते हैं। कुपुत्र, कुपुत्र, कुचाल, कुचाल भी होगा। इस प्रकार हम लोग आगे देख लेते हैं। का और कु वाला हो गया, और बच रहा है चौ। जैसे चौखट है, एक है उपसर्ग चौ, चौखट, चौखट जो दरवाजे पे लगा रहता है चौखट। और चौपट भी कर सकते हैं। चौखट है, चौखट, चौखट चौराहा, चौखट चौराहा, राहा, चौराहा भी कर देते हैं। जहाँ चारों ओर से सड़कें मिलती हैं चौराहा, तो मान लीजिए चारों सड़कें आ रही है, चौराहा होगा। चारों ओर से जो सड़कें चारों दिशाओं से आके सड़कें मिले तो वही चौराहा, चौगुना, चौपाई भी कर सकते हैं आप लोग। आगे देख लेते हैं हम लोग। चौराहा हो गया, चौपाई है, इसमें चौपाई है, चौखट, चौराहा, चौपाई। अगला उपसर्ग कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए पुनः आप लोग, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक आ है, एक अध है, अन है, उन है, औ है, का फू है और चौ है। बस 10 उपसर्ग हम लोगों को देखना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, चौ तक हम लोगों ने देख लिया था। एक दू बच रहा है, दू उपसर्ग, जैसे इसका होगा दुबला, दुबला शब्द बनेगा दुबला, दुगुनी, दुपट्टा भी कर सकते हैं। दुपट्टा, दुपट्टा। अगला उपसर्ग है, दो का अर्थ होता है कि कम या दो। नी उपसर्ग है, नी और पर है, एक नी उपसर्ग है। नी का अर्थ होता है कि नहीं या मनाही के रूप में होता है, जैसे निकम्मा, निठल, निडर। यहाँ निठर, निडर, निकम्मा भी कर सकते हैं हम लोग। निकम्मा ग्रामीण भाषा में बोलते हैं कि निकम्मा है, निकम्मा, निकम्मा, निठर, निडर, निकम्मा। नी का अर्थ नहीं या मनाही के रूप में भी होता है, इसका अर्थ होता है। आगे एक पर है, पर माने दूसरा होता है, पर, जैसे परदादा, तो इसका अर्थ होगा जैसे परदादा, परनाना, आप पढ़ा सकते हैं। परदादा कहते हैं, दादा, परनाना, शब्द बनाना है, परनाना। पर का अर्थ होता है दूसरे या दूसरा। एक बिन है, बिन अर्थ होता है रहित, बिन, बिन मतलब रहित, इसका अर्थ होता है रहित। बिन का अर्थ होता है बिन तौला, बिन बुलाया, जैसे बिन तौला, बिन बुलाया। इसको हम लोग देख लेते हैं। बिन तौला, बिन बुलाया, बिन बुलाया। जी हाँ, बिन बुलाया। जैसे दू का है, इसका ये हो जाएगा दुबला, दुपट्टा, निका, निठर, निडर और निकम्मा। पा का है परदादा, पर का अर्थ होता है दूसरा, और बिन का अर्थ है बिन तौला, बिन जो बिना तौला हो, बिन बुलाया जो बिना बुलाया हो, उसे बिन बुलाया। ये बिन उपसर्ग है।
एक बच रहा है भर और सा और सो, लास्ट है भर। जैसे भरपेट आप कर सकते हैं, भरपार, भरमार, यहाँ बढ़ा सकते हैं आप लोग। भरपेट मतलब पेट भर, भर पेट, भरपेट, भरमार, मार, भरपेट भरमार। आगे एक है सा और सु, जिसका अर्थ सुंदरता के रूप में भी होता है। सा और सु, जैसे सपाट, सलोना। लास्ट और अंतिम उपसर्ग है सा या सु, इसका अर्थ होता है सुंदरता भी है, इसका अर्थ होता है सुंदर। तो जैसे सपाट है, सलोना है, सुवचन है। सपाट, सलोना, सुवचन, इसको हम लोग देख लेते हैं। सुवचन से शुरू करते हैं, सुवचन है। सपाट, सपाट, सलौना, सलौना। जी हाँ, देख लेते हैं इसमें दू, नी, पर, बिन, भर, सा और सु। इस प्रकार कुल हिंदी में 10 उपसर्ग हो गए। जी हाँ, हिंदी में कुल 10 उपसर्ग हो, जिसको हम लोगों को पढ़ना था। आगे हम लोग जैसे देख लेते हैं कि अरबी फारसी के भी उपसर्ग कुछ हैं, और कुछ उपसर्ग हैं जैसे एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे समाचार है, सम, धन, आधन, आचार। पर्यावरण जैसे है, परिधन, आधन, आवरण। कुछ उपसर्ग होते हैं जो इसमें 2 उपसर्ग होते हैं, जैसे मैंने बताया समाचार है, पर्यावरण है, ये सब 2 उपसर्ग हैं। या व्याकरण है, विधन, आधन, करण है। इस प्रकार इसमें 2-2 उपसर्ग हैं। इन सब चीज़ों को वो हम लोग अध्ययन करेंगे। और कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग जैसे सब इंस्पेक्टर है, सब मास्टर है, सब रजिस्ट्रार है, चीफ जस्टिस हैं या असिस्टेंट हैं, ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। जी हाँ, ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। आइए कुछ हम लोग साहित्य में भी देख लेते हैं। अब तक ग्रामर ही ग्रामर चला, हम साहित्य देख लेते हैं कुछ। जैसे साहित्य, साथ साथ साहित्य भी चले तो ठीक है। जैसे हिंदी के प्रथम कवि कौन है, ये पूछ सकता है आप लोगों से कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। जी हाँ, हिंदी के प्रथम कवि हैं कौन है, तो एक क्वेश्चन ये भी उठ जाएगा कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। जी हाँ, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, ये भी हो जाएगा। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, एक क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, रचना कौन सी है। जी हाँ, हिंदी के प्रथम कवि कौन है और हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा जी हैं, जो 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच मौजूद रहे। और हिंदी की प्रथम रचना है देवसेन कृत श्रावकाचार है, जो 933 ईस्वी में लिखी गई। ये हिंदी की प्रथम रचना है। इसे डॉक्टर नगेंद्र, जो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े विद्वान भी हैं, इन्होंने हिंदी की प्रथम रचना भी माना है श्रावकाचार। श्रावकाचार, अब श्रावकाचार क्या है, ये सब चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे श्रावका का अर्थ है जैन धर्म अवलंबी, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे और जैन भिक्षु भी रहते, जैन धर्म को मानते भी थे। श्रावक, इसको इसे श्रावकाचार है। इसका अर्थ होता है कि जो जैन धर्म को मानते हुए गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे या मानते थे, उसी को श्रावक कहते थे। जी हाँ, उसी को श्रावक कहते थे। और कुछ ऐसे भी होते थे साधु संत, जो जंगल कुटी में रहते थे, परिवार या गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करते थे। ये जो थे ये श्रावक, ये जैन धर्म, ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, साथ साथ जैन धर्म भी मानते थे। उसे श्रावकाचार कहते हैं। 933 ईस्वी में ये लिखी गई थी। ये देवसेन की रचना भी है, लगभग 250 में है। और डॉक्टर नगेंद्र, जो हिंदी साहित्य
संपादक भी रहे, हिंदी संपादक के रूप में जाना नहीं जाना जाता है, आलोचक भी रहे हैं। इन्होंने श्रावकाचार्य को प्रथम रचना भी माना है। जी हाँ, इस प्रकार हम लोग हिंदी की प्रथम कवि कौन है? सराफा है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार्य है। श्रावकाचार्य किसकी रचना है? देवसी 933 ईस्वी में लिखी गई थी। जी हाँ, 933 ईस्वी में प्रथम रचना डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, जो प्रमाणिक भी है। तो आप लोग साहित्य और ग्रामर साथ साथ भी देखते चलेंगे, जिससे दोनों मजबूत होता जाएगा। और एक सूचना, अगर किसी भी को कोई क्वेश्चंस डाउट लगे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। जी हाँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन डाउट लगे, ये क्वेश्चन गलत है या कुछ और कन्फ्यूजन है, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है 89 480 95 212 पर। जी हाँ, 89 480 95 212 पर मैसेज कर सकता है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।